सबसे पहले बात करेंगे हिंद चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी की। हिंद चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 19 जून को शाम 5 बजे होगी। ख्याल रहे कि सरहद पर कशीदगी गुज़िश्ता दिनों उरूज पर पहुंच गई जब झड़प हुई जिसमें दोनों फरीकीन का नुकसान पहुंचा है। इस तनाज़े को हल करने के लिए फौज और सफारती सतह पर कोशिशें जारी है। तो लगातार हिंद चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और इसी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 19 जून को शाम 5 बजे होगी। सरहद पर कशीदगी गुज़िश्ता दिनों उरूज पर पहुंच चुकी है। जब झड़प हुई तो दोनों तरफ से नुकसान भी काफ़ी हुआ है और इस तनाज़े को हल करने के लिए लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश हो रही है। पूरे मामले पर यूएन का बयान भी आया कि इस मामले को डायलॉग और डिप्लोमेटिक वे के थ्रू ही हल किया जाए और वहीं यूएस और बरतानिया का भी इस पूरे मामले में बयान आया है और दोनों ही मुल्कों का ये कहना है कि हिंद चीन जो है बातचीत के जरिए इस मसले को हल करे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हिंद चीन के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है इसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग बुलाई है कुल जमात की। बिल्कुल, इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 19 जून शाम 5 बजे होगी जिसमें सभी पार्टी के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया गया है। हालांकि ये मीटिंग कोविड टाइम की हो रही है, सी बात है कि ये मीटिंग वर्चुअल होगी, यानी कि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। तो माना जा रहा है कि एक राय बनाई जाएगी जो सरकार के बच्चे जानकारी साझा की जाएगी तमाम पार्टियों के साथ, एक सहमति बनाई जाएगी किस तरह से आगे देश को बढ़ना चाहिए। इनको लेकर सभी पार्टी होंगी कि अब से कुछ देर पहले ही होगा एक सामने आया जहाँ वो कह रहे हैं कि पूरा देश खड़ा है। तो जाहिर तौर पर ये सरकार कोई भी कदम उठा सकते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को आउटपुट लेना चाहती है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के जरिए। शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। एलएसी पर हुई झड़प और जवानों की शहादत पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लिखा है कि फर्ज अदा करते हुए जवानों ने कुर्बानी दी। उन्होंने मजीद लिखा कि गलवान में फौजियों को खोना काफ़ी दर्दनाक है। ख्याल रहे कि वज़ीर दिफा ने सरहद पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए साउथ ब्लॉक में हंगामी मीटिंग की। इस मीटिंग में सीडीएस बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। चीन से हुई झड़प पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, हमारे जवानों को मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई? इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी जवाब दें। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। सरहद पर हुई झड़प पर चीन के सरगर्मियां जारी है। चीनी वजारत खारजा ने अपने ताज़ा बयान में गलवान पर न सिर्फ अपना दावा पेश किया बल्कि उसने झड़प के लिए हिंदुस्तानी फौज को ही जिम्मेदार ठहराया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि हम मजीद झड़प नहीं चाहते। इस मसले पर फौज और सिफारती सतह पर मुज़ाकरात जारी है। बरतानिया के हाई कमीशन ने एलएसी पर हुई झड़प पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कमीशन ने इस पूरे मामले पर तशवीश का इजहार किया। बरतानिया के हाई कमीशन के मुताबिक हिंद चीन को सरहद से जुड़े मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होगा।
Many countries have concerns on how they resolve because both countries also have a huge military power. So if there is a war, there is total destruction on the part of China and India. So many countries have naturally expressed concern on this issue. That is quite obvious. But of course, this will be resolved because the leaderships in China and India are mature enough. They do not need any outside support. So they will sort this out sooner than later. I think the greater focus must be on Chinese intentions, their attitudes. And we've seen that this time, particularly, they are behaving extremely violently. It could not be something that's being planned at the local level. I'm sure they've given these instructions from their top leaders. Also consider the fact that this incident is taking place in the Galwan River Valley and in an area where the LAC was considered settled. There has never been a dispute on where the LAC lies. So are the now Chinese looking to change the alignment of the LAC even in those areas that were settled, and particularly in Galwan Valley, which is strategically very important to us? The point which is important to us, I'll make 3 points. Firstly, never, never, never trust the Chinese leadership and the PLA. The Indian team which went to talk to them in the evening, and when they were discussing, where was the need for Chinese PLA, whatever number were there, to start using stones, iron rods and so on? There are two things. Either the top leadership or the top army leadership of PLA did not tell the PLA that we have spoken, our commanders have spoken on 6th of June. So there was a communication gap. Secondly, it is quite likely that there is a lack of leadership. There is a lack of leadership in the PLA at the ground level. सरहद पर हुई झड़प के हवाले से माहिर दिफा एसके चैटर्जी का कहना है कि चीन की नापाक हरकत से सख्ती से निपटने के लिए की जरूरत है। इस मुद्दे को थोड़ी और देखें तो पहला चीज जो ये है कि टैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि ये एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गया कि था कि दोनों पार्टीज जो है वो पीछे की ओर हट जाएंगे। टैक्टिकल लेवल पे जब इसको एग्जीक्यूट करने का मामला हुआ तब जाके ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो हमारे को अभी जरूरी है कि टैक्टिकल लेवल पे थोड़ा प्रोसीजर्स जो है हमारे और इवॉल्व करें ताकि ऐसा ना हो। अभी तक जो खबर है कि सिर्फ सीओ साहब और उसकी पार्टी गई हुई थी सुपरवाइज करने के लिए कि चाइनीज़ एज पर द एग्रीमेंट पीछे जा रहे हैं, मगर चाइनीज़ ने उनको ऊपर अटैक किया और सीओ प्लस उनके साथ जो 2-3 आदमी थे वो मारे गए। बाकी बटालियन तब तक आनी शुरू हो गई और वहाँ पे दोनों साइड के बीच में घुसपैठ, दोनों साइड के बीच में लाठी लेके मारना, आयरन रॉड लेके मारना, ये सब चालू हो गया और जिसका हिसाब किताब अल्टीमेटली ये हुआ कि 20 जो है टोटल आदमी हमारे मारे गए हैं, कुछ और इंजर्ड हुए हैं, वो है अभी हॉस्पिटल पे। सिमिलरली चाइनीज़ के साइड में भी 40+ आदमी जो है इंजर्ड या किल्ड है। दिल्ली में चीन सफारत खाने के सामने सड़कों पर लोगों ने चीन के खिलाफ एहतजाज किया और चीनी सामान के बायकॉट की बात की। इस दरमियान हालात के मद्देनजर पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया। सीमा पर जो चीनी सैनिकों ने भारत के सैनिकों के द्वारा जो व्यवहार किया, धक्का मुक्की की, पत्थरबाजी की और हमारे सैनिकों को शहीद मृत्यु किया गया, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 20 वर्षों से लगातार चाइना की गतिविधियों का विरोध करता आ रहा है और समय समय पर लोगों को जागरूक करता आ रहा है। उसी कड़ी में चाइना के विरोध में हमारा संगठन हमेशा तत्परता से अपनी भूमिका को तय करने के लिए हमेशा आगे रहा है। उसी कड़ी में आज हम चाइना के खिलाफ इस कूटनीति और जो आज इसने विश्व में ऐसी महामारी जिसकी कोई इलाज नहीं है, उससे लोगों को बहुत परेशान कर दिया है,
जान से मारने की ओर आगे बढ़ाए, उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठित हुए हैं और उसको संकेत रूप में आगाह करना चाहते हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला नरेंद्र मोदी वाला भारत है। ये सुनकर जाने वाला नहीं है, ये सुनाकर लेकर तुम्हें जाने वाला है। ये आने वाले शी जिनपिंग की जो कूटनीति हमारे देश के खिलाफ चल रही है, अब वह बाज आ जाए। धीरे धीरे विश्व के अन्य जो देश हैं इसके खिलाफ एकत्रित हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। अमेरिका इसके खिलाफ हो चुका है। निश्चित रूप से भारत भी आने वाले समय में इसके खिलाफ खड़े होकर बड़ी कार्रवाई करेगा और जो भी देश चीन के खिलाफ खड़ा है उसके साथ भारत खड़ा होकर उस तत्परता से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, अपने देश के नागरिकों की भावनाओं को जाहिर करने के लिए इसके विरोध में जा भी खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के सरकार और स्वदेशी जागरण मंच हमेशा इसके विरोध में खड़े हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। जो चाइना ने कायराना हरकत करके हमारे सैनिकों को की जो हत्या की है और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत हम चाइना से के खिलाफ नहीं सहेंगे और हमें जिस भी स्तर पर आम नागरिक की तरह जिस भी स्तर पर हमें उतरना पड़ेगा, हम चाइना का बॉयकॉट करेंगे और हम चाइना को सबक सिखाएंगे। हम निरंतर, हमने आज ये पहला प्रोटेस्ट है, संपूर्ण भारत में आज ये पहला प्रोटेस्ट है और हम निरंतर इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए, कोरोना के दौर में हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और सभी चीजों का पालन करते हुए हम इस प्रोटेस्ट को संपूर्ण भारत में उतारेंगे और आम नागरिक तक इस आवाज को पहुंचाएंगे और बुलंद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी के बाद कांग्रेस भी थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गई। जिस थाने में शिवराज सिंह की जानिब से दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसी थाने में दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराने का मुतालबा किया है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस तरह से उनके खिलाफ वायरल वीडियो से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है, उसी तरह से शिवराज सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। मैंने शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में जिस प्रकार आदिवासियों को ठगा गया 4.5 करोड़ से, एक छोटे से मसले को लेकर मुझ पर एफआईआर करा दी और वही अपराध जिस पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, वही अपराध शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उसकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, रियल की और फेक की। अब यदि मुझ पर एफआईआर हुई है तो उन पर ही एफआईआर होना चाहिए और हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस से और भोपाल पुलिस से कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, उसी प्रकार से शिवराज सिंह जी खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे मन को अच्छा लगता कि अगर वो किसानों के साथ 2 लाख रुपए का जो धोखा दिया उस पर एफआईआर कराते, और ज़्यादा मन को अच्छा लगता कि बेरोजगारी भत्ता देने का नौजवान को जो धोखा दिया गया उस धोखे की एफआईआर कराते। कन्यादान योजना पे धोखा दिया, बेटी को लैपटॉप स्कूटी देने का धोखा दिया, इन पे अगर वो कराते तो ठीक लगता। अब ये तो राज्यसभा चुनाव है, चुनाव के बाद फिर आप कुछ 6 साल अंतर ध्यान में ही मिलेंगे। वो कोरोना वबा की वजह से गुजरात सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। अब राजस्थान से मुत्तसिल गुजरात बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों का चेकअप किया जा रहा है, लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है। पहले राजस्थान से हम पास लेकर के राजकोट गए थे बिजनेस पर्पज से, वहाँ से अब वापस रिटर्न जयपुर जा रहे हैं। वहाँ से अब पास जयपुर का पास निकलवा लिया, लेकिन वो बंद हो गया है, लेकिन हमने एडवांस से निकलवा लिया, हमारे पास पास भी है। बॉर्डर पे क्या व्यवस्था है? बॉर्डर पे अच्छी व्यवस्था है, सबको चेक करके स्कैनिंग कर रहे हैं, सबका एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं। पास की जरूरत है, पास की वजह बहुत हुई, बीच में दिक्कतें हुई थी, पास की वजह से बहुत दिक्कत हुई थी। हम अहमदाबाद से आए हैं, जोधपुर जा रहे हैं और अभी जो यहाँ बॉर्डर पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। चेकिंग वगैरह जो कर रहे हैं लोग, सहयोग कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत अच्छा काम है, कोऑपरेट कर रहे हैं सब। और पहले 2 महीने पहले, अभी जो 1 हफ्ता लास्ट में हुआ था, थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब वापस खोल दिया बॉर्डर, कोई तकलीफ नहीं हमको। हम गुजरात से आने वाले लोगों के स्क्रीनिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड पे सील लगा रहे हैं और नाम एड्रेस पर उनके कहाँ जाना कहाँ जा रहे हैं वो टीचर लोग एंट्री कर रहे हैं। और ऐसा अभी तक नहीं आया है स्क्रीनिंग करते हुए। अगर कोई आ ही जाता है तो हमारे पास व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर पे। गुजरात से राजस्थान आने के लिए
अभी कोई जो नियम थे उसमें ढील दी गई है। आप देख सकते हैं कि रतनपुर बॉर्डर जो राजस्थान के एरिया में राजस्थान सरकार ने यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग करने के लिए हेल्थ कैंप बनाया गया है। पहले जो नियम था कि जो आधिकारिक पास की ज़रूरत रहती थी, मगर अभी उसको हटा दिया गया है। लोग आराम से आ जा सकते हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पे पूरे यहाँ पे राउंड लगा दिए गए हैं कि लोगों की भीड़ ना हो। कोरोना का जो कहर है अभी, उसकी वजह से जो स्थिति बनी थी यहाँ पे, उसकी वजह से अब यहाँ पे ढील दे दी गई है और गुजरात से राजस्थान आने के लिए अब किसी पास की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और बाद में राजस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। हार्दिक पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, अरावली। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले इंडोनेशिया के 10 अफराद पर मुश्तमिल जमात के खिलाफ नांदेड़ की सेशन कोर्ट ने डिस्चार्ज का फैसला दिया था। हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को अदालत ने खारिज करते हुए तमाम अफराद को बरी कर दिया। बाइज्जत बरी होने पर इंडोनेशिया की जमात के सभी अफराद नांदेड़ से मुंबई काउंसलेट के लिए भेज दिए गए। तबलीगी जमात के इन अफराद पर हुकूमत ने मुबैना तौर पर कोरोना वायरस को फैलाने के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जानिब से दाखिल की गई चार्जशीट में लगाए गए सभी इल्जामात को दिफाई वकीलों ने गलत साबित किया, जिसकी वजह से अदालत ने उन्हें 2 मामलात में डिस्चार्ज कर दिया और 1 मामले में जुर्माना आयद करके रिहाई का हुक्म दिया। मूजी बीमारी कोरोना में लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में खुली फल मंडी में इन दिनों मौसमी की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिससे मौसमी के कारोबारियों में खुशी है। अलीगढ़ के सारसूल इलाके में वाक़ फल मंडी में कारोबारियों ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए भी मौसमी खूब बिक रही है और लोग इसका इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। वहीं कारोबारियों का कहना है कि मंडी के औकात में इजाफा किया जाना चाहिए। डॉक्टरों ने बताया कि मौसमी से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, कोरोना पास नहीं आएगा और मौसमी बहुत फ़ायदा करती है, हर मर्ज में फ़ायदा करती है। एक तो खून साफ करती है फ़ौरन। दुकानदारी हमारी मौसमी की सही है, अल्लाह का शुक्र, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ से जो उधार ले जाते हैं माल, वो कोरोना में लोग लेके बैठ गए हैं, लेकिन हम उनको बुला रहे हैं कि भाई बाद में देना पैसे और माल ले जाओ। हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं खूब, क्योंकि यहाँ लोग गरीब तबके के लोग हैं, थैलियों पर माल लगाते हैं। अब बेचारे खा गए, वो जितने पैसे माल ले गए थे वो खा गए। अब वो उसके बाद जो आएंगे उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, पैसा बाद में लिया जाएगा। मौसमी का रेट इसलिए बढ़ गया, अलीगढ़ में अभी भी डाउन है। दूसरी जगह मौसमी बिक रही है 40, 45, 50, जहाँ पे टोटल फ्रूट के मार्केट खुले हुए हैं। अलीगढ़ के अंदर सुबह 7 से 11 जो टाइमिंग है, उसमें जो नहीं है सुबह 7-8 बजे मॉर्निंग में दुकान वाला खोलता है, तो मशीन वगैरह लगाता है, उसको 9-10 बज जाते हैं, 1 घंटे में उसकी सेल हो नहीं पाती, इसके कारण वो चालू नहीं हो पा रही। उसमें चाहते हैं टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दी जाए, तो निवेदन करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दी जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा व्यापारियों के लिए। लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके की माली इमदाद के लिए मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के तहत गरीब खानदानों की खवातीन के जन धन खातों में 1500 रुपये डालने का ऐलान किया था। अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद 500 रुपये की 3 किस्त में यह रकम खवातीन के खातों में ट्रांसफ़र की जानी थी। मेरठ में अभी भी ऐसी लाखों मुस्तहिक गरीब खवातीन हैं जो अपने खातों में सरकारी इमदाद की यह रकम आने का इंतज़ार कर रही हैं और गुज़िश्ता 3 माह से बैंकों का चक्कर लगाते खातों में रकम आने की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। 3 महीने से जब से भी ये पता चला हमें कि 500 रुपये डाले मोदी जी ने, हर महीना आते हैं, चक्कर खा के चले जाते हैं। जब इतनी लंबी लाइन में जब हमारा नंबर आता है, वहाँ ये होता है कि पैसे ही नहीं आए तुम्हारे। तो मई से नहीं आए तो हम क्या करेंगे? अकाउंट खुला था आपका? जीरो बैलेंस। हाँ, जनधन वाला उसमें नहीं आया, उसमें पैसे ही नहीं आ रहे हमारे। बात हुई तो क्या उन्होंने? वो ही कह रहे हम क्या करें जब ऊपर से ही नहीं आ रहे तो। जाओ, कौन से वहाँ जाओ, डीएम के ऑफिस जाओ। मतलब जब निकालना आते तो हमारे निकल जाते, वे नहीं आते थे जो मोदी जी ने डाले। सब्सिडी आई हुई थी ना, वो निकल गई। कोई पैसा नहीं आया? नहीं, हमारे तो कोई नहीं आया। और इतनी दूर बच्चों को छोड़ के पैदल जाना पड़ा, 8 महीने की बच्ची को छोड़ के। रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत दिमागी तौर पर काफ़ी मजबूत इंसान थे, इसलिए उनकी खुदकुशी की जांच सीबीआई से कराना चाहिए। इस खुदकुशी के पीछे कई बड़े खुलासे होने अभी बाकी है। मिले थे तो काफ़ी अच्छा, बच्चे लोग को भी इस तरह से प्रेरणा दे रहे थे कि बच्चे लोग भी उससे बहुत उत्साहित थे
और जब ये समाचार सुने कि सुसाइड कर लिया तो हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वो सुसाइड कर सकते हैं। हमें तो इसमें कुछ संदेह है लगता है, इसलिए हम लोग इसके जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो जिसके सच्चाई सामने आ सके। खुद से साथ में कुछ समय बिताए यहाँ पर मैं शूटिंग के दौरान, तो हमको कहीं पर में ऐसा नहीं लगा कि वो इंसान जो इतना मजबूत थे, अपने दृढ़ संकल्प से थे, इतना उभरते हुए स्टार थे, ये कभी ऐसा कदम ले ही नहीं सकते हैं। एमएलए निशिकांत दुबे ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आज भी दाऊद इब्राहिम कंपनी का पैसा लगा हुआ है और यही वजह है कि लोग मनमानी करते हैं और बासलाहियत अदाकारों को नजरअंदाज किया जाता है। लड़का सुसाइड कर ही नहीं सकता है, और यदि सुसाइड किया है, मैं ये नहीं कहता कि सुसाइड नहीं किया है, सुसाइड किया है, लेकिन सुसाइड करने के लिए कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा उसके लाइफ में जिसके लिए कि उसने सुसाइड किया है। तो किसने उस मुद्दे को खड़ा किया, किसने उसको सुसाइड करने को मजबूर किया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम साहब, उनका एक ट्वीट आया और वो ट्वीट ये कहता है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कि उसके साथ 7 फिल्में साइन की थी, वो ऐसी माफियागिरी है दाऊद इब्राहिम से जिसको कि अटल जी ने तोड़ा था, इंडस्ट्री का दर्जा देके कि बैंक जो है उसको पैसा देगा। मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी हुकूमत की है और ऑपोजिशन इस मामले पर हुकूमत के साथ है। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहद पर तनाज़े पर क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। सलमान खुर्शीद मेरे साथ हैं। सर, जो सीमा पर हुआ लद्दाख में भारत चीन के, तो क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है? अब देखिए, बहुत गंभीर मामला है, नहीं तो मैं कुछ और कहता। क्या वो ये मानते हैं कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है? हर चीज़ तो अगर गलत हो जाती है तो विपक्ष के माथे डाल दी जाती है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसमें सरकार अपने आप को बचा नहीं सकती है। सरकार का दायित्व बनता है हमारी सुरक्षा का, और सुरक्षा के लिए जो सहयोग चाहिए, जिससे भी चाहिए, विपक्ष से चाहिए, उस सहयोग को लेने का दायित्व सरकार का है। दोनों चीज़ें सरकार की हैं। और फिर ये भी है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो कुछ भी होता है, हर चीज़ अगर नहीं भी बताई जाती तत्काल, तो कम से कम इतना अवश्य बताया जाता है अपनी जनता को जिससे वो संतुष्ट हो सके कि हमारी सुरक्षा का जो भी प्रबंध है वो ठीक ठाक चल रहा है, उसमें हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये कुछ नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से ये कुछ नहीं हुआ है। सर, तो आप विदेश मंत्री रहे हैं, आपके समय भी इस तरह की घटनाएं होती, लेकिन अब जो मोदी सरकार है तो इनकी उसमें चूक कहाँ हो गई कि ये हिंसक झड़प हो गई? पहले भी झड़पें होती लेकिन हिंसा नहीं होती थी, अब हिंसक हो, तो चूक कहाँ हुई? देखिए, ये समझते हैं, इसमें 2 समस्याएं हैं इस सरकार में कि ये जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ हो जाता है। अगर आपको कहीं पर एमएलएज को डिफेक्ट कराना है तो वो हो जाता है, कहीं पे चुनाव जीतना है तो वो हो जाता है। जहाँ जो चाहते हैं ये करा लेते हैं। जब कोविड के मामले में, इसमें अब 2 राय नहीं है कि कोविड के मामले में हम लोगों ने हमारे देश ने जो भी तैयारी की या जो भी प्रबंध किए वो वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ये कहती है कि विश्व में ऐसा कहीं प्रबंध ही नहीं हुआ जैसा हमने किया है। तो ये कई जगह तो ये बात चल जाती है, लेकिन जब आप सुरक्षा के मामले में पहुंचते हैं, जब आप चीन जैसे देश के साथ संबंधों में आप पहुंचते हैं, तो ये बात चलती नहीं है। वहाँ जो वास्तविकता है वो समझने की आवश्यकता है, समझ के उसके बाद उसमें जो अच्छे से अच्छा कदम उठाया जा सकता है वो उठाने की आवश्यकता है। माफ़ करें, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि देश की समस्या है, देश का इसमें मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है, हमने बार बार कहा है कि हम साथ देंगे, हम सहयोग देंगे। हमसे कोई सहयोग ले तो ले, हम सहयोग देंगे,
एक ध्वनि में एक मत से चीन के सामने भारत को अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत की सरकार को ये समझना चाहिए, और अगर नहीं समझते हैं तो कोशिश करें या हमसे पूछें कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों पहली बार हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि 4 दशक के बाद वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, हमने किसी को खोया है, एक नौजवान, 2, 4, 6, 20 कितने नौजवान हमने खोए हैं, और किस बात के लिए हमने उनको खोया है। अगर कोई युद्ध हो रहा होता और कोई बहुत बड़ी बात होती और हम उनको खोते तो समझ में भी आता। आज हमने उनको मौका भी नहीं दिया कि वो कुछ कर सकें और बेचारों को हमने खो दिया। इतना दुख उनके लिए पूरे देश को हो रहा है, लेकिन इस दुख का हम कोई बखान नहीं करने वाले, क्योंकि बखान करके हम अपने देश की समस्या का कोई निदान नहीं ढूंढ पाएंगे। समस्या जो है उसका निदान ढूंढें, इसका प्रयास हमारी सरकार को करना चाहिए। तो सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के साथ हैं, वो जो भी कदम उठाएं, लेकिन इस पूरी समस्या के लिए केंद्र सरकार विफल है, वो ही जिम्मेदार है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।